बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपकी कंट्रीब्यूशन मैंने भी किया था, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन जोश में आके कह दिया। सब ने कंट्रीब्यूशन किया इसके लिए कि बनाइए, क्योंकि ये सनातन धर्म है, इटर्नल धर्म है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं सर, जब से नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, भारत के जो दोस्त हैं वो दुनिया में मोस्ट हैं, सबसे ज्यादा। एक दो देशों को भूल जाइएगा, 193 मेंबर्स हैं यूएन के, बाकी जो हैं 190 भारत को अलग कर दें, 190 भारत को बेहद पसंद करते हैं। मेरे को यहां तक कि 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं, कई मंत्रियों ने कहा कि भाई वेट लीज पे नरेंद्र मोदी 1 साल हमारे देश में भेज दीजिए, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हमने कहा नहीं, अभी हमें जरूरत है उनकी। तो ये छवि बनी है उनकी और छवि बनाई है उन्होंने भारत की, हम भूल नहीं सकते सर। 72 साल की मेरी उम्र है, आज के 10 साल 15 साल में चला जाऊंगा, लेकिन लोग इस दिन को याद रखेंगे। पहली बार सनातन धर्म एक इस्लामिक देश में गया है, बताया है कि हम शांति दूत बन के आए हैं, हम मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं। तो बिल्कुल सही का विशाल आपने जिस तरह से बताया, जैन, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और साथ ही साथ सबसे बड़ा मुस्लिम देश के अंदर बन रहा है, जो एक बड़ा हवा था कि मिडिल ईस्ट के एक जमाने में कहा जाता था कि अयोध्या में राम मंदिर बना। मैंने ऐसे भी तकरीरें भारत के अंदर सुनी है कि अयोध्या में राम मंदिर बना तो मिडिल ईस्ट पेट्रोल देना बंद कर देगा, सऊदी अरब आपको पेट्रोल देना बंद कर देगा, यूएई पेट्रोल देना बंद कर देगा। पर मेरे को लग रहा है अब उल्टी गंगा बह रही है। देखिए दीपक जी, आपने इससे पहले जो सवाल पूछा था उसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि हर देश यहाँ पर अपनी अर्थव्यवस्था को देखता है, और मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो जो हालात इस समय मिडिल ईस्ट में हैं, या फिर इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध अभी लगातार जारी है, इन सब के बीच में, या इससे पहले रूस यूक्रेन का जो युद्ध अभी भी चल रहा है, इससे जो तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, आने वाले समय में जो देश है खासतौर पर मिडिल ईस्ट के, वो अपने अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। और इन सभी के लिए भारत एक ऐसा पार्टनर है जो भरोसेमंद है, जो भरोसे को निभाता है। और भारत यूएई के साथ संबंध बहुत बेहतरीन रहे हैं। अगर हम निवेश की बात करें या दोनों देशों के बीच आर्थिक समझौते की बात करें, तो ये 1970 के दशक में भारत और यूएई के बीच जो व्यापार था वो प्रति वर्ष 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि यहां पर 2022 और 23 में बढ़कर 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। तो इससे ये पता चलता है कि भारत और यूएई के संबंध कितने और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। इसके अलावा जब COP28 यहां पर हो रहा था तो हमने यूएई का एक स्पेशल जेस्चर भी देखा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मंच से भाषण हुआ, उस दौरान भी एक अच्छी मुलाकात हुई थी, एक द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच में। इससे पहले जब हमने देखा अभी गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट था, उस समय यूएई के राष्ट्रपति पहुंचे और हमने एक अच्छी बॉन्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति रोड शो किया दोनों ने। देखी। तो अरब के देश ये जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और अरब के देश इस चीज को अब ये स्वीकारते हैं, अच्छी तरह से मानते हैं कि ये बदलता हुआ भारत है, ये अपने हितों को आगे रखता है, ये अपने जो उसकी नीति है उस नीति पर आगे बढ़ता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में पहली बार यूएई की यात्रा की, उसके बाद से ही रिश्ते और ज्यादा मजबूत होने लगे। और खास बात यह है, जो एम्बेसडर वोहरा इस पर और ज्यादा प्रकाश डालेंगे कि यहां से कतर जाना, कतर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के अमीर से मुलाकात करेंगे, और कतर के अमीर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। भारत ने इसकी प्रशंसा भी की है। यह अपने आप में दिखाता है कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से भारत का सम्मान करता है, भारत के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाता है, और भारत भी अपने हितों को आगे रखकर इन देशों के साथ संबंधों को लगातार मजबूत करने का। ठीक है, आपने कहा एम्बेसडर वोहरा के पास, उन्हीं के पास चलते हैं। एम्बेसडर वोहरा साहब, मुझे बताइए, कोएग्जिस्टेंस, सहअस्तित्व, सबका सम्मान, ये सिर्फ सनातन सिखा सकता है, और ये मंदिर इस बात का संकेत है। और विशाल ने बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उस मंदिर के अंदर जुड़े हुए हैं, और उसमें काम भी तो लोकल कारीगरों ने किया है जो बहुत माहिर हैं ऐसी चीजें करने में। बहुत अच्छा लगता है सर। ये एक मंदिर है जो आप सच्चे दिल से और साफ दिल से कह सकते हैं कि सारे धर्म इसमें समाये हुए हैं। ये मंदिर ना इसका है ना उसका है, ये सारी दुनिया का है। ये इटर्नल धर्म का, सनातन धर्म का मंदिर है, और ये प्रतीक रहेगा 1000 साल तक कि हाँ, भारत जब उभरा था, यूएई को भारत की जरूरत थी, भारत ने यूएई के साथ मित्रता बढ़ाई, तो ये उसका सिंबल है, द मोस्ट विजिबल सिंबल हमारी दोस्ती का ये मंदिर। विशाल, मैं थोड़ा आपकी एक लाइन को अमेंड करूंगा। आप कह रहे हैं बदलता हुआ भारत नहीं, बदला हुआ भारत। मैं भी ये कहूंगा बदलता नहीं, 9 साल हो गए, 10वां साल पूरा होने वाला है। विशाल, अब हम लाइन हमको बदलनी चाहिए, बदलता हुआ भारत या बदला हुआ भारत? विशाल
दीपक जी, बदला हुआ ही भारत कहा जाएगा। मैं आपके इस संशोधन को स्वीकार करता हूं। और क्योंकि आप देखिए, अगर यूएई की हम बात करें, यूएई में भी आज की तारीख में जो भारतीय समुदाय है वो 35 लाख से ज्यादा संख्या में यहां पर मौजूद है। और यूएई इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत के साथ अगर उसकी दोस्ती मजबूत रहेगी तो उसकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। और यूएई में क्योंकि मंदिर तो उद्घाटन कल होगा, मंदिर की चर्चा तो हो ही रही है, यहां पर भारतीय फिल्में बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, दक्षिण भारत की फिल्में बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, यहाँ के सिनेमा हॉल में भी भारतीय फिल्मों को रिलीज किया जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल इस तरह के हैं जहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है और इसके साथ ही साथ केरल बोर्ड के पाठ्यक्रम को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर रहते हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो केरला के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, और जब से मैं यहाँ पर यूएई में आया हूँ, चाहे मैं पिछली बार यहाँ दिसंबर में आया हूँ COP28 के वक्त, और इस समय यहाँ पर मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि आप भारत से बाहर हैं। आपको हर दूसरा व्यक्ति हिंदी बोलने वाला मिल जाता है, कोई आपको दक्षिण भारत से मिल जाएगा, कोई आपको उत्तर भारत से मिल जाएगा। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कदम कदम पर भारतीय हैं और भारतीयों का योगदान यूएई की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, एम्बेसडर वोरा को जोड़ना चाहता है, एम्बेसडर वोरा क्या जोड़ेंगे? और मुझे ना विशाल, मुझे एम्बेसडर वोरा से कहानी भी सुननी कि कतर के 8 भारतीय छूटे कैसे। आप पहले अपनी बात कहिए, फिर मुझे वो कहानी सुनाइए। अभी वो जिक्र कर रहे थे कि हर दूसरा व्यक्ति यहाँ पे हिंदी भाषा बोलते हैं, तो मैं एक पर्सनल अनुभव बताता हूँ। कुछ ही समय की बात है, मेरे साथ एक मेरे मित्र थे, हम दुबई में एक दुकान में गए। मैं तो अरबिक फ्लुएंटली बोलता हूँ, तो मेरे साथ जो मेरे मित्र थे वो पूछने की कोशिश कर रहे थे कि इस चीज का दाम कितना, टूटी फूटी अरबिक में। तो जो अरबी जो वहाँ यूएई का लोकल दुकानदार था, वो कहता है कि आपको हिंदी नहीं आती। तो मुझे बहुत हंसी आई कि वो हमारी भाषा में हमसे कह रहा है कि जो मेरे साथ मित्र थे उनको नहीं आती। सर, आपने अभी कतर का जिक्र किया है, हमारे जो लोग छूट गए, ये तो बिल्कुल सही है कि प्राइम मिनिस्टर की रिलेशनशिप अमीर ऑफ कतर के साथ बहुत अच्छी है। सवाल ये उठता है सर, और अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशनशिप है उसमें हम अक्सर ये पूछते हैं, मिसाल के तौर पर मान लीजिए कतर उनको फांसी दे देता जो शुरू में उनको सजा मिली थी, कतर को क्या मिलता? उसकी छवि वैसे ही बहुत खराब हो गई थी। लोग कहते हैं ये आतंकियों का समर्थन करता है, मुस्लिम ब्रदरहुड का, इसका उसका, उसको कोई फायदा नहीं होना था। दूसरी चीज, हमारे साथ संबंध बिगाड़ के उसको क्या मिलना था? कुछ नहीं मिलना था। अब ये भी आप देख लीजिए सर, हमने शोर नहीं मचाया। आपका एक पड़ोसी मुल्क है चीन, अगर उसके नागरिकों के साथ ऐसा होता तो वो जो डिंगलिंग पिंग पोंग है, बगैर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये हमारा सिस्टम नहीं है। हमने चुपचाप से उनसे बात की कि देख लीजिए क्या हो सकता है, और समय दिया। पहले डेथ सेंटेंस को उनकी जुडिशियल सिस्टम ने कन्वर्ट किया प्रिजन सेंटेंस, और फिर अमीर साहब ने उनको माफ किया। ये उनका सिस्टम है। दुनिया को भी उन्होंने बता दिया कि हमने अपना जुडिशियल सिस्टम फॉलो किया है, और भारत ने प्रेशर डालने की कोशिश नहीं की। ये भारत की ताकत है, क्वाइट डिप्लोमेसी, इफेक्टिव डिप्लोमेसी। और कतर ने अब उनको रिहा कर दिया, वो वापस आ गए। और जब वो वापस आए, हमने नहीं कहा ओहो हम जीत गए, हमने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये होती है भारत की डिप्लोमेटिक ताकत सर। तो यही डिप्लोमेटिक ताकत। विशाल के पास मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। विशाल, जब मैं इराक को और कवर कर रहा था तब मैं भी कई ऐसे देशों में गया जहां पर आप गली देखते थे तो ऐसा लगता था कि आप भारत के किसी साउथ इंडिया के शहर में हैं या किसी आम भारत के शहर के अंदर हैं। यूएई में तो कम से कम अबू धाबी और दुबई में और शारजाह में तो आपको यही महसूस होता होगा, मसाला डोसा मिल जाता होगा आपको। दीपक जी, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत आराम से यहाँ पर मसाला डोसा भी अच्छे से मिलता है और इसके अलावा समोसा भी मिलता है, क्योंकि आज हम स्टेडियम में जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर समोसा, भारतीय चाय, ये तमाम जो हमारे डिश हैं इनका स्वाद यहाँ अबू धाबी के स्थानीय लोग भी ले रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अपने आप में आपको महसूस नहीं हुआ कि आप भारत से कहीं बाहर आए हुए हैं, और यहाँ पर भारतीय इतनी अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं कि वो आपका स्वागत करने के लिए, और यहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें इतना बड़ा योगदान यहाँ की भारतीय समुदाय का है। यूएई इस ताकत को पहचानता है, और यूएई को ये अच्छे से पता है कि जब अबू धाबी के इस भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि बीएपीएस को, स्वामीनारायण संस्था को मानने वाले लोगों की संख्या भी बहुत जबरदस्त है। और खासतौर पर मिडिल ईस्ट के देशों में जो भी भारतीय रहते हैं वो भी यहाँ पर एक बार जरूर आएंगे। इससे यूएई की इकोनॉमी में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, उनकी इकोनॉमी और ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन यहाँ से भारत अपनी संस्कृति, अपनी जो आध्यात्मिक विरासत है उसे पूरी तरह से पूरी दुनिया को दिखाया है। और प्रधानमंत्री, मैं देख पा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंच पर पहुंच चुके हैं। दीपक जी, इस वक्त की ये बड़ी खबर है।